इस कोशिका जीवन की इकाई सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 11th का एट्थ चैप्टर है एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट में जो पैराग्राफ दे रखा है तो वो अपने किसी काम का नहीं है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेल क्या है? सेल क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो कोशिकीय जो जीवधारी होते हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व व्यापन करते हैं और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व में नहीं हो सकता। यानी कोशिका के बिना किसी का भी जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत एवं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी सेल जो होती है वो जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद इसके सुधार के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथिलिस श्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय सन 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इनकी विशेषता होती है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। श्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है, जिसे ओमनीसेलुला ई सेलुला के नाम से जाना जाता है। इन्होंने श्लाइडेन व श्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में के प्रश्न से कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिकाओं का जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक संगठन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं जिससे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक व जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोनों यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन जो होती है सेल में वो कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्लीयुक्त संरचनाएं भी मिलती है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जैसे अंतर्प्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र, लयनकाय यानी लाइसोसोम व रसदानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक यानी राइबोसोम मिलते हैं। कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दोनों अंगकों हरितलावक पौधों में और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में व खुरदरी अंतर्प्रतिवी जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं। कोशिका माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु यानी बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारी में मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में हैं। ये विमाणु बहुभुजीय, स्तंभी, घनाभार धागे की तरह व असमान आकृति की प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीवी यानी पीपीएलओ में मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और यह काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु के चार मूल आकार होते हैं: दंडाकार यानी बेसिलस, गोलाकार यानी कोकस, कशाभाकार यानी विब्रो और सर्पिल यानी स्पाइरल होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विविधता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र यानी गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए अन्य जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतरिक्ष पिंड मिलते हैं जो प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जिसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होती है उसे ग्राम धनात्मक एवं जो अभिरंजित नहीं होती है उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई से भिन्न भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छादित होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, व दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो संपुटिका यानी कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति
कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। यह शक्ल सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणुओं को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णनात्मक होती है। जीवद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचनात्मक अनुसार यह झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेषकर झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका के फैलाव से बनती है को मेसोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसकी संतति कोशिकाओं में वितरण को सहायता देता है और श्वसन, स्त्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्रफल, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक में जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान होती है तो उनकी कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है। जीवाणु कशाभिका यानी फ्लैजिलम 3 भागों में बांटा गया है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। यह कोशिका सतह के बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाली संरचना रोम व झालर इसकी गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशु जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। तो इसको भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका झिल्ली की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 इकाइयों में 50S व 30S में बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम यानी बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन का निर्माण में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ जो कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये कोशिका झिल्ली द्वारा गिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फेट कणिकाएँ, साइनोविनियल कणिकाएँ, साइनोफाइसिन कणिकाएँ और ग्लाइकोजन कणिकाएँ जैसे गैस राजधानी नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। यहाँ पे सेल का डायग्राम दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक पादप और प्राणी कोशिकाओं के जो डायग्राम है वो दे रखे हैं। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यानी ससीम केंद्र की कोशिका। सभी आद्यजीवी पादप प्राणी व कवक में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकेरियोटिक कोशिका के झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण मुक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिशील गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जिस संरचना मिलती है उसमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है जबकि एनिमल सेल में यह अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाई मिलता है जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आइए हम किसी कोशिकीय अंग की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। कोशिका झिल्ली।
यानी सेल मेम्ब्रेन। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद यह बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड व फॉस्फोलिपिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जलविरु सिरा अंदर की ओर होता है। इसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं यानी इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक रूप या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया जिसे तरल कृमि नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत कर लिया गया है। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्वीय गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता द्विसतह की क्षमता होती है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जीवद्रव्य झिल्ली का तरल कृमिर नमूना। बाकी इसमें दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की द्विसतह दी हुई है, ये इंटरनल प्रोटीन है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे परिधीय प्रोटीन है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति व इसके कार्य जैसे कोशिकीय वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, कोशिका विभाजन इत्यादि में की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य व कुछ अणुओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय सांद्रता प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण मिश्रण द्वारा झिल्ली से होकर जाते हैं। जल की इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूँकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड की द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा से आधारित प्रक्रिया की होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम और पोटेशियम पंप। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, चलिए इसको पढ़ते हैं। आपको याद ही होगा कि कवक और पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली एक दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क को बनाए रखने व अवांछनीय वृद्धि अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मेनन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि दूसरी ओर पौधे में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक कोशिका भित्ति की वृद्धि क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। इसके बाद कोशिका
के भीतर की तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है जो आसपास के विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखने में पकड़ने में हेल्प करती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका के जीवजल तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में व्यवस्थित रहते हैं जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अंतर झिल्लिका तंत्र। 1 मिनट। झिल्लीदार अंग कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्प्रदेवी जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम यानी लयनकाय व राजधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक व पेरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अंतर झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अंतर्प्रदेवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आकार से जुड़े होते हैं। थैलीयुक्त छोटी नलिकाकार जालिका तंत्र में बिखरा होता है जिसे अंतर्प्रदेवी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्प्रदेवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। जिस अंतर्प्रदेवी जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्प्रदेवी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका बहुतायत में मिलती है। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्र के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण में मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका से स्रावित होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 1 मिनट। गोल्जी उपकरण कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जी काय कहा गया। चित्र 8.6 में दर्शाई गई हो, अभी दिखाएंगे। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे जालिका काय कहते हैं। गोल्जी काय के कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी काय केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं जिनमें निर्णायक सतह जिसे उत्तरोत्तर सिस व परिपक्व सतह जिसे उत्तरावतल ट्रांस होती है। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग अलग होते हैं लेकिन ये आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव्य को संविष्टित यानी पैकेजिंग कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्त्रावण करना है। संविष्टित द्रव्य अंतर्प्रदेवी जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सिरे सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाय का अंतर्प्रदेवी जालिका से निकटस्थ संबंध होता है। अंतर्प्रदेवी जालिका में उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो गोल्जिकाय के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाती है। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का मुख्य स्थल निर्माण होता है। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। तो ये चीज़ अपने याद रखनी है। अगला टॉपिक अपना लाइसोसोम यानी लायनकाय।
यह झिल्ली पोटेका संरचना होती है जो संवेष्टित यानी पैकेजिंग विधि द्वारा गोल्जिकाएँ में बनते हैं। पृथक्कृत लयनकाय यानी लाइसो पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सक्षम होते हैं। अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल यानी राजधानी। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को राजधानी कहते हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते हैं भी इसमें मिलते हैं। राजधानी एक झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये चीज़ हमको याद रखनी है कि राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है। पौधों में यह बहुत से आयन व दूसरे पदार्थों की सांद्रता प्रवणता के विभिन्न टफेनोप्लास्ट से होकर राजधानी में अभिगमित होती है। इस कारण इसकी सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। यह बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जा सकता तब तक सूक्ष्मदर्शी में इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या अलग अलग होती है, उसकी कार्यकीय सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। यह दस्तीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली संरचना होती है जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली में इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है उसे अधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली में कई अधात्री की तरह अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के लिए कार्य से संबंधित होते हैं। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। सूत्रकणिका में अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम 70S व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो इसका अगर नेमिंग करें तो ये क्रिस्टी, ये अंतरकोशिकीय झिल्ली अवकाश, ये अधात्री यानी मैट्रिक्स, भीतरी झिल्ली और ये बाह्य झिल्ली की बाहर दी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज लवक यानी प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं में एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में भी मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी में आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनमें विशेष प्रकार के वर्णक मिलते हैं। इसके कारण पौधे विभिन्न रंगों के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णकों में वसा विलय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इसके कारण पदार्थों में पीले नारंगी व लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ संचित हो रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कोई कार्बोहाइड्रेट संचित होता है जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा व प्रोटीन लवक में प्रोटीन संचित होता है।
हरे पौधों में अधिकतर हरित लवक पत्तियों की पर्णमध्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार व चक्रीय फीते के आकार के अंगक होते हैं जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल में 20 से 40 प्रति कोशिका पर्णमध्य कोशिका में हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। उपरोक्त में दो में से इसकी भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक की अंतर झिल्ली में से गिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका यानी स्टोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त जैसी थैली संरचना संगठित होती है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। अंतर्ग्रेना थैलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्लियुक्त नलिका को ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, उसे पीठिका पटलिका कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रखती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत से एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें छोटा द्विकुंडित वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम। जॉर्ज पेलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से गिरे नहीं होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। 1 मिनट। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप-इकाइयाँ बड़ी व छोटी होती है। यहाँ S श्वेडबर्ग इकाई यानी अवसादक गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो इकाइयों से बने होता है। यहाँ पे राइबोसोम का डायग्राम दिया हुआ है। ये राइबोसोम की संरचना दी हुई है। इसमें छोटी इकाई और बड़ी इकाई दोनों दर्शा रखी है। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोपंजर यानी साइक्लोस्केलेटन। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकाबद्ध तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में हेल्प करता है। कौन? साइटोपंजर कोशिका का आकार को बनाए रखता है। पक्षमाप व कशाभिका, सीलिया तथा फ्लैजिला। पक्षमाभिकाएँ एकवचन पक्षमाप व कशाभिकाएँ एकवचन कशाभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पक्षमाप एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में हेल्प करती है। कोशिका कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकेरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाप व कशाभिका झिल्ली से ढके होते हैं। इसके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समांतर स्थिर होता है। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है जो 9 द्विअरीय परिधि की और व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएँ होती है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके रहते हैं जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरिदंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान यानी छड़ बनती है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है तो इसको भी देखते हैं। पक्षमाप यानी कशाभिका का डायग्राम दिया हुआ है उसके अनुभाग के। यहाँ पे एक केंद्रीय आच्छद है, ये रेड वाला,
ये आर्य डंडा, ये केंद्रीय सूक्ष्म नलिका जो ये बीच में रखी है, और ये अंतराधिक सेतु जो दोनों को जोड़े हुए हैं, परिधीय सूक्ष्म नलिका, केंद्रीय झिल्ली। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये दोनों पक्षमाप व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना के से बाहर निकलते हैं, जिसे आधार इकाई कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज तारककाई व तारक केंद्र, सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल। तारककाई वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारककाई से एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होता है। पास में त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक में नलिका से प्रोटीन से बने होते हैं। आर्य दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका आधारिकाएँ बनाता है, जो तर्कु तंतु व जंतु कोशिका विभाजन से के उपरांत तर्कु तंतु का तर्कु उपकरण बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, उसे क्रोमेटिन नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई है, वह विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है, जिसे केंद्रिक कहते हैं। चित्र 8.11। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। यह अवकाश केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रवी जालिका से स्वतंत्र रूप से जुड़ी रहती है। इस पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की 2 झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या भिन्न भिन्न परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिन कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाओं केंद्रक रहित होती है, जैसे स्तनधारी की रक्ताणु व स्तनधारी के जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिकाओं की कोशिका। क्या तुम जानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित है? केंद्रकी अधात्री व केंद्रक द्रव्य में केंद्रक व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिक का झिल्ली रहित संरचना होती है, जिसका द्रव्य केंद्रक के सतह से संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषित करती है, उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। क्या आप याद कर सकते हैं कि अंतरावस्था की केंद्रक में ढीली ढाली स्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र की संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए व कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं, जो इसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इतर हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र
46 गुणसूत्रों यानी 23 जोड़े में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र के डीएनए का सम्मिश्रण पैकेजिंग कक्षा 12 में पढ़ेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजन कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर भी कहते हैं। यह बिंब आकार की संरचना में मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारककाय गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य केंद्रिकी यानी मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीच में स्थित होता है जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। उपमध्य केंद्रिकी यानी सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणामस्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। जबकि अंतः केंद्रीय यानी फिबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार जो अपने 4 प्रकार पढ़े वो 4 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे। और बाकी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो द्वितीयक संकीर्ण होता है वो यहाँ पे होता है डीएनए के ऊपर, यहाँ सैटेलाइट डीएनए होता है और बीच में काइनेटोकोर वगैरह ये गुणसूत्र बिंदु होते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक इज सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी। बहुत सारी झिल्ली आवतरित सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं ये पौधों व जंतुओं कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी जो होती है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। तो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये सारांश है, इसको पढ़ लेना एक बार। ओके, तो अपना चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो हम बता देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो कल तक आ जाएगा। ओके, तो गुड बाय, चैप्टर इज़ कंप्लीट। ओके, गुड नाइट।